गुड मॉर्निंग। 9th के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है उससे आगे झीलों के संबंध में पढ़ेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं कि झील किसे कहते हैं। झील का अर्थ होता है कि जल का ऐसा स्थिर भाग जो चारों तरफ स्थल खंडों से घिरा हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा रहता है उसे हम झील कहते हैं। तो आइए हम यहां जान लेते हैं कि झील किसे कहते हैं। देखिए, जैसे ये कोई जल क्षेत्र है, ये क्या है? जल क्षेत्र, और उसकी चारों तरफ से ये स्थल है। ये क्या है? ये सब स्थल जो है। झील की परिभाषा क्या है कि ऐसा स्थिर जल जो चारों तरफ स्थल खंडों से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? झील कहेंगे। अच्छा, झील के उल्टा जो है द्वीप होता है। द्वीप में क्या होता है कि कोई स्थल खंड जो चारों तरफ जल से घिरा हो, तो उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। कहने का मतलब झील का उल्टा जो है द्वीप होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि झील कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, झील को कई आधार पर बांटा गया है, लेकिन हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील के बारे में। प्राकृतिक झील का मतलब होता है कि ऐसा झील जिसके बनने में मनुष्य का कोई सहयोग ना रहा हो, उसको हम प्राकृतिक झील कह सकते हैं। या उसको हम कह सकते हैं कि प्रकृति में स्वतः जो झील बन जाता है उसको हम प्राकृतिक झील कह सकते हैं। और मानव निर्मित झील का मतलब क्या होता है कि ऐसा झील जिसके बनाने में मानव का पूरा सहयोग रहा हो। जिसे किसी प्राचीन राजा महाराजा ने या किसी व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा तालाब खुदवा दिया, वो क्या हो गया? एक झील हो गई। इसी तरीके से वर्तमान जो गवर्नमेंट है जगह जगह बांध जो है बहुत बड़े बड़े बना दिए हैं, तो उससे क्या है कि वो भी क्या है? एक झील ही है। तो ये जो मानव बनाता है वो क्या है? मानव निर्मित झील। तो आइए हम कुछ मानव निर्मित झीलों के बारे में पहले देख लेते हैं कि कौन सी मानव निर्मित झीलें हैं। तो यहां पे जैसा कि हम देख रहे हैं, गुरु गोविंद सागर झील, ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। सिखों के 10वें जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। उन्हीं के नाम पर जो है ये झील बनाई गई है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, भाखड़ा नांगल बांध के ऊपर है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ आप 4 झील देख रहे हैं, ये भी जो है मानव निर्मित ही झील है। ये जयसमंद झील, ये वहां राजस्थान में उदयपुर के पास पड़ता है। तो ये जो है एक राजा ने इसको खुदवाया था, जयसमंद झील को। तो जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। और ये जो 3 झीलें आप देख रहे हैं, एक का नाम है गांधी सागर बांध और एक का नाम है राणा प्रताप और जवाहर सागर। ये जो है तीनों जो बांध हैं ये चंबल नदी पे बने हुए हैं। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसी नदी पर जो है बांध बनाए गए हैं। एक बांध जो है मध्य प्रदेश में ही बना दिया गया है, गांधी सागर बांध, और ये जो 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे, राणा प्रताप सागर बांध और ये जवाहर सागर, ये दोनों राजस्थान में बने हुए हैं। तो ये सब ध्यान में रखना आप कि ये सब मानव निर्मित झील है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं तेलंगाना में 3 झीलों का नाम आ रहा है। एक निजाम सागर, एक हुसैन सागर, एक नागार्जुन सागर। यहाँ तो निजाम सागर मंजीरा नदी पे बना हुआ है। हुसैन सागर जो है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद जो दोनों जुड़वा नगर हैं उन्हीं के बीच में ये झील है, हुसैन सागर झील। उसके बाद में ये जो नागा अर्जुन सागर है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है,
नागा अर्जुन जो है एक बौद्ध थे, ठीक है, बौद्ध विद्वान, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो ये सब मानव निर्मित झील हैं। और भी मानव निर्मित झील है। एक यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, हालांकि इसकी सीमा जो है छत्तीसगढ़ से भी मिलती है इस झील की। तो ये जो है इसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत है। यहाँ पे गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर, और यहाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये ध्यान देना। ये झील जो है रिहंद नदी पे बनी हुई है, यानी एक बना दिया गया है जलाशय रिहंद नदी पे। तो ये मानव निर्मित एक झील है। ये चूंकि गोविंद बल्लभ पंत जो थे एक मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया है। तो ये तो जो है मानव निर्मित झील हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक झील किसे कहते हैं। प्राकृतिक झीलों को उत्पत्ति के आधार पर कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे विवर्तनिक झील, गोखुर झील, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील, लैगून झील, वायु द्वारा निर्मित झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील। देखिए विवर्तनिक झील क्या होता है। विवर्तनिक का मतलब होता है कि पृथ्वी के भीतर जो आंतरिक क्रिया होती है उसी को विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है वो भूखंड, मतलब उसमें कई खंड हो, प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, और ये प्लेट इधर उधर क्या होते हैं, खिसकते रहते हैं। तो खिसकने की वजह से आंतरिक हलचल पैदा होती है, और जब हलचल पैदा होती है तो उससे क्या हो जाता है कि भूमि की सतह पर जो है कोई भाग धंस जाता है या फिर कोई भाग ऊपर उठ जाता है। तो धंस जाता है तो उसमें वो झील बन जाती है, ऊपर उठ जाता है तो उससे भी जो है एक भाग ऊपर उठता है तो दूसरा भाग नीचे हो जाता है पास में, तो वो भी झील बन जाती है। तो इस तरह की जो आंतरिक हलचल होती है, आंतरिक हलचल या उसको विवर्तनिक ही कह सकते हैं। तो विवर्तनिक क्रिया के कारण कोई भूमि का जो सतह है ऊपर उठ जाता है या फिर धंस जाता है, उससे झील बन जाती है। तो उसको मतलब क्या कहते हैं, विवर्तनिक झील कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कहाँ पे है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊलर झील। हालांकि और भी झीलें हैं लेकिन ये प्रसिद्ध झील है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और भी सब झीलें मिलेंगी कुमायूं हिमालय में जो विवर्तनिक झील के उदाहरण हैं। ये झील जो है मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ये ध्यान में रखना आप। और ये ऊलर जो झील है झेलम नदी के मार्ग में ही पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। अब देख लेते हैं गोखुर झील किसे कहते हैं। गोखुर आक्सबो लेक इसको कहते हैं, यानी गाय के खुर की तरह झील बन जाता है। कैसे बन जाता है आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे नदी जब पहाड़ों पे रहती है तो बहुत ही तीव्र वेग से बहती है क्योंकि ढाल ज्यादा होता है, लेकिन जैसे मैदानी भागों में आती है तो वो जो है मतलब मोड़ बनाते हुए बहती है, यानी सांप की तरह। तो इस तरह से जो है उसमें अभी झील बन जाएगी। देखिए जैसे जब पहाड़ों से उतरती है तो नदी जो है इस तरह से बहने लगती है। अब आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि ये नदी जो है इस तरह से बह रही है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है नदी इस तरह से कटान यहाँ आ जाएगी, फिर ये और करीब आ जाएगी, फिर ये अपना मार्ग और इधर करेगी। इस तरह से करते करते, ठीक है, कभी ऐसा होगा कि ये नदी की जो धारा इधर जा रही थी तो इधर भी सीधे बह सकती है नदी। तो जब नदी सीधा बहने लगेगी तो ये क्या बन जाता है, जो पहले नदी था एक ये झील बन जाती है, ये मतलब गाय के खुर की तरह। ये इसी को कहते हैं गोखुर, यानी गाय के खुर की तरह झील बनना। तो ये कहाँ बनता है, मैदानी क्षेत्रों में बनता है जहां नदी मतलब मोड़ बनाते हुए चलती है, इस तरह का झील वहीं पर बनता है। मतलब नदी से बाद में इसका संबंध कट जाता है और ये एक झील बन जाती है और नदी की धारा इधर बहने लगती है ना। तो ये जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है ऊलर झील। ऊलर झील का जो निर्माण हुआ है दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। एक तो विवर्तनिक क्रिया है और दूसरा जो है गोखुर झील का भी एक उदाहरण है, क्योंकि झेलम नदी यहीं पे बहती है कश्मीर घाटी में, ठीक है। और कश्मीर घाटी में समतल होने की वजह से वो मतलब मोड़ बनाते हुए चलती है, तो
इस दोनों का योगदान माना जाता है। यानी गोखुर झील के लिए भी उदाहरण है उलर झील, और विवर्तनिक झील के लिए भी उदाहरण है। हालांकि और भी मैदानी भागों में छोटी छोटी तमाम झीलें आपको, छोटी बड़ी तमाम झीलें मिल जाएंगी, लेकिन उनका उतना महत्व नहीं है। ये सवाल पूछा जाता है इससे कि ये गोखुर झील भी है और विवर्तनिक झील भी है उलर। अब देख लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील क्या होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया निर्मित झील का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि धरती के नीचे चट्टानें जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसको मैग्मा कहते हैं। अब मान लेते हैं धरती का सतह है, अब नीचे से जो है छिद्र बना करके और इस तरह से क्या होता है कि ज्वालामुखी प्रकट होता है। ये सब ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब धीरे धीरे अगल बगल जो है ये सब भाग ऊंचा हो जाता है। ये वाला सब भाग जो था ये सब क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, ये सब पड़ जाता है धीरे धीरे। और मुहाने पे जो है क्या हो जाता है, ये जो हिस्सा है यानी ज्वालामुखी का जो मुख है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा गड्ढा होता है, ठीक है। तो जब कभी भी इसका मुख बंद हो जाता है, यानी बारिश जिससे ये हमेशा तो सक्रिय ज्वालामुखी तो रहता नहीं हमेशा, कभी कभार ऐसा होता है कि जब इसका मुख बंद हो जाता है, ये यानी शांत हो जाता है। मुख कब बंद होगा, जब ये ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाएगा। तो जब मुख बंद हो जाता है तो बाद में बारिश होती है और इसमें पानी भर जाता है और ये झील बन जाती है। जहां पहले मुंह था ज्वालामुखी जहां से निकल रहा था उसी वहीं पे क्या बन गया, एक जलाशय बन गया। तो वो क्या हो जाती है, वो झील उसको कहेंगे, उस जलाशय को क्या कहेंगे, झील। चूंकि चारों तरफ स्थल से यानी ऊंचाई पे ये बनती है, क्योंकि ऊंचा स्थान है। तो इस तरह से, अच्छा, इसको क्रेटर झील भी कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो इसीलिए इसको ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील कह सकते हैं या फिर क्रेटर झील कह सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हमारे इंडिया में कहाँ है, तो ये लोनार, महाराष्ट्र में लोनार एक झील है जो इसी तरह से बताई जाती है कि इसी तरीके से इसका निर्माण हुआ था। अब आगे देख लेते हैं लैगून झील क्या है। लैगून झील को अनूप झील भी कहते हैं। तो इसका निर्माण होता है सागर तटों के किनारे। जैसे कि मान लीजिए कि ये स्थल है, ये स्थल है और ये सागर है, ठीक है। अब होता क्या है कि कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये एक बांध बन जाता है। क्या बन जाता है, इसको दूसरे कलर से हम दिखा दे रहे हैं। ये क्या बन जाता है, ये बांध बन जाता है सागर तट के किनारे। कैसे बनता है, या तो समुद्री लहरों की वजह से बालू यहां जमा हो जाता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि परवाल भित्ति एक बन जाए और इसका जो सागर से, ये पहले सागर ही था, अब शेष सागर से इसका संबंध कट गया, ये क्या हो गया, एक झील बन गई। कैसे झील बन गई, क्योंकि इसके चारों तरफ से स्थल हो गए, इधर बांध बन गया और इधर चूंकि पहले से स्थल है तो ये क्या हो गया, ये सब ये झील हो गई, है ना। हालांकि इधर भी सागर है, सब ऐसा नहीं है कि सागर नहीं है, लेकिन अलग हो जाने की वजह से। तो इसको कहते हैं लैगून झील। क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। इस तरह की परिस्थिति सागर तटों के किनारे बन जाती है। हाँ, इसकी विशेषता एक और है, जान लीजिए कि ये जो लैगून झील होते हैं खारे होते हैं। क्यों खारे होते हैं, क्योंकि सागर खारा होता है और ये सागर का ही हिस्सा है, तो इसलिए इसका जल भी खारा होता है। तो अब इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे ये आप देख रहे हैं समुद्र तटों के किनारे सब बनते हैं ये, तो ये देख लीजिए ये क्या है, चिल्का झील उड़ीसा में, ये एक लैगून झील है। और ध्यान देना कि ये भारत की सबसे बड़ी झील है। जितनी भी झीलें सब हमने यहाँ नोट की है, सबसे बड़ी झील है। झील कौन है, चिल्का झील है। और इसका पानी खारा है और ये किस टाइप की है, लैगून झील इसको कहते हैं, ठीक है। और भी झीलें हैं जैसे कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील ये भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ता है, ये सब लैगून झील ही है। फिर यहाँ देख लीजिए केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, ये सब केरल में झील हैं। तो इस सागर तटों के किनारे आप
ये लेगून झील देख सकते हैं। अब देख लीजिए वायु द्वारा निर्मित झील कौन कौन से हैं। वायु द्वारा निर्मित झील, देखिए रेगिस्तान में क्या होता है कि वायु बालू के कणों को उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो कभी कभार होता क्या है कि किसी मतलब निश्चित जगह पे गड्ढा कर देती है, इतना ज्यादा बालू के कण उड़ जाते हैं कि वहां का भूभाग जो है वो नीचा हो जाता है, ठीक है, मतलब आसपास के क्षेत्रों से। बाद में उसमें जो है पानी भर जाता है बारिश से या किसी वजह से, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि वो एक झील का रूप धारण कर लेता है। तो इसको वायु द्वारा निर्मित झील कहते हैं, इसे पलाया झील भी कहते हैं। तो राजस्थान में इस तरह की झीलें आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम सांभर झील को बता सकते हैं कि सांभर झील जो है ये इसी तरह से बना है, वायु द्वारा निर्मित झील है। अच्छा, यहाँ की जो झीलें होंगी राजस्थान की, जो मोस्टली झीलें होंगी वायु द्वारा निर्मित, क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि जो वहाँ जो है जलवाष्प बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है रेगिस्तान में और जलवाष्प ज़्यादा बनते हैं। और जलवाष्प जब बनते हैं तो नमक तो जा नहीं पाता है बाहर, नमक सब नीचे रह जाता है और पानी भाप बनता रहता है। और कोई बाहर से जो है नदी भी बहुत ज़्यादा वहाँ आ नहीं पाती है, तो इसी वजह से वहाँ का जल जो है वो बहुत खारा हो जाता है। तो ये जो यहाँ की जो झीलें हैं मोस्टली वो खारी झीलें हैं, इसीलिए सांभर झील पे बहुत ज़्यादा नमक बनाया जाता है। और भी झीलें हैं, सिर्फ सांभर झील ही नहीं है, जैसे सांभर है, पंचभद्रा है, डीडवाना है, तमाम झीलें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सांभर झील का नाम आया था। अब देख लीजिए हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी क्या है? देखिए हिमानी मतलब होता है, हिमानी को हिमनद भी कहते हैं और इसको ग्लेशियर कहते हैं, यानी हिम की नदी। तो हमारे यहाँ हिम कहाँ मिलता है? भारी मात्रा में। जब आप हिमालय में जाओगे तो हिमालय में जो है मतलब 4200-4300 मीटर से जब आप ऊपर जाओगे तो बर्फ जमा रहता है। तो वहाँ क्या होता है कि हिम की नदी होती है, यानी हिम जो है फिसलता रहता है, यानी नीचे की तरफ खिसकता रहता है, उसी को क्या कहते हैं? हिमानी या हिमनद कहते हैं। और फिर बाद में जब वो खिसकता है हिमानी, ठीक, उसको हिमानी कहते हैं। और जब वो नीचे आता है तो क्या होता है? बर्फ पिघल जाता है, यानी हिमानी पिघलती है, उसके बाद में वो आगे फिर नदी का रूप धारण कर लेती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गंगा का उद्गम गंगोत्री से, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से, यानी हर नदियों का उद्गम जो है ग्लेशियर से अक्सर होता है, या तो झील से होगा तो या तो फिर ग्लेशियर से पहाड़ों में होता है। तो क्या होता है कि वही जो बर्फ फिसलते हैं नीचे आते हैं, फिर क्या होता है? जल का रूप बना लेते हैं, यानी नदी आगे चल के बन जाती है। तो पहले हिम होता है ऊपर, हिम नदी है ना। तो जब हिमनद चलते हैं तो वो क्या करते हैं? अपक्षय अपरदन वो भी करते हैं, क्योंकि एक मोटी परत होती है बर्फ जहां फिसलती है। तो कहीं कहीं जब मान लीजिए कोमल चट्टान है तो होता क्या है कि कोमल चट्टान में मतलब वो वहां से ज्यादा अपरदन हो जाता है, जबकि अगल बगल जो है ऊंचा रहता है। तो इसलिए जो है बाद में जब गर्मी के दिनों में बर्फ पिघल जाता है तो वो क्या हो जाता है? एक झील बन जाता है। यानी हमेशा कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां नहीं पिघलता, ये नीचे साइड में इस तरह से बनते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे बर्फ जो है वो मतलब गर्मी के दिनों में पिघल जाते हैं। तो इस तरह से मतलब अपरदन की वजह से भी झील बनते हैं हिमनद के। और दूसरा जो है निक्षेपण से भी बनता है। जैसे मान लीजिए कि नदी जो है, नदी जो अवसाद लाती है उसको जलोढ़ कहा जाता है, और जो हिमानी अपने साथ में बहा करके अवसाद लाती है उसको हिमोड़ कहा जाता है। तो हिमोड़ जो लाती है, यानी हिमोड़ कहाँ तक लाती है? यानी जब हिम जो है पिघल जाता है, ठीक है, तो जो अपने साथ में वो अवसाद लाती है वो इधर उधर ऐसे मतलब फैल जाता है, अपना बेतरतीब ढंग से जमा हो जाता है। कभी कभार इस तरह से जमा होता है कि वो एक झील बन जाती है। तो निक्षेपण से भी, अपरदन से भी सब हिमानी द्वारा झीलें बनती हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? देखिए
हिमालय में तमाम झीलें, ज़्यादातर झीलें जो है हिमानी द्वारा निर्मित हैं। सबसे ज़्यादा झील इसी टाइप की है इंडिया में। उदाहरण के लिए ध्यान में रखिए नैनीताल, भीमताल, ये सब इसी तरीके की झीलें हैं। तो ये तो प्राकृतिक झीलों के प्रकार हो गए सब। अब हम लोग कुछ और झीलें बची हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, ये डल झील है, बड़ा फेमस झील है, पर्यटन के लिए जाना जाता है। और जो है ये देख लीजिए बारा पानी उमियम झील, ये कहाँ पे है? मेघालय में। और ये देख लीजिए यहाँ मणिपुर में लोकटक झील। लोकटक झील जो है ये मतलब मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है जो मणिपुर में पड़ती है। ये तो भारत की झीलें हो गई। अच्छा, विश्व स्तर की भी कुछ झीलें हैं, इतनी बड़ी बड़ी झीलें हैं कि उनको सागर कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है जिसका पानी खारा है और वो जो है मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा वहीं पास में जो है मध्य एशिया में ही एक और झील है अरल सागर। और फिर चले जाइए एक मृत सागर जो झील है, ये पड़ता है पश्चिम एशिया में, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा पे। तो ये सब इतने बड़े बड़े झील हैं जिनको सागर कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि नदियों और झीलों का क्या महत्व है? तो बहुत ही सरल चीज है, आइए हम देख लेते हैं। यहां हमने नोट कर दिया है अभी कि नदी और झील का क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पे कृषि हेतु सिंचाई, यानी नदियों या झीलों से क्या होता है, खेती के लिए हम सिंचाई करते हैं, एक फायदा हमको ये हो गया। उपजाऊ मृदा का निर्माण, हम जानते हैं कि जलोढ़ मृदा कैसे बनी हुई है, नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी से इस बना हुआ है। तो उपजाऊ मृदा का निर्माण करती हैं नदियां। जल परिवहन, जल परिवहन का मतलब कि जहां समतल भाग है, चाहे झील हो या फिर नदी हो, तो उसमें क्या क्या मतलब स्टीमर चलाया जा सकता है, नाव चलाई जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया जा सकता है। तो ये जल परिवहन हो गया। उद्योगों के विकास में सहायक क्या है? देखिए वहीं पे जो है उद्योग स्थापित किए जाते हैं जहां पे जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि उद्योगों को जो है जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उद्योगों के विकास में भी नदियां सहायक हैं या झील सहायक हैं। पेयजल की आपूर्ति, चाहे झील हो चाहे नदी हो, इन सब का पानी जो है साफ करके जो है पीने के योग्य बना लिया जाता है। देखिए जल विद्युत की आपूर्ति, ये क्या है? जल विद्युत का मतलब क्या होता है कि नदियों पे बांध बना लिया जाता है और फिर वहां टरबाइन लगा के जल विद्युत बनाया जाता है। तो जल विद्युत की आपूर्ति भी नदियों से हो जाती है। प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन का विकास, यानी खासकर जो झील होते हैं वहां पे लोग टहलने के लिए जाते हैं, तो ये बड़े ही प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन का भी विकास होता है, उससे काफी आर्थिक जो है लाभ होता है। मानव सभ्यता का उद्भव एवं विकास, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि जो है प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो शहर बसे हुए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वो कहाँ बसे हुए थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के पास में ही बसे थे। क्योंकि पहले जो है व्यक्ति नलकूप लगाना या हैंडपंप लगाना तो उसको आता नहीं था। वो क्या करता था, जल के लिए नदियों के किनारे बस जाता था, वहीं से उसकी सारी आपूर्ति होती थी। तो मानव सभ्यता का उद्भव एवं विकास जो हुआ है वो नदी तट के किनारे ही हुआ है। सबसे पहले मनुष्य वहीं बसता था, अब हर जगह पानी अवेलेबल है। तो ये जो है नदी और झील का महत्व हो गया, जो आप यहाँ लिख सकते हैं। आजकल जो है एक बहुत बड़ी समस्या है नदी प्रदूषण की, क्योंकि दिन ब दिन जो है नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, क्योंकि शहरों का आबादी जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है और वहां पे जो है कूड़ा कचरा जो है सीधे नदी में गिर रही है, तो उससे नदी प्रदूषित होता है। इसके अलावा जो है फैक्ट्रियां जो है अपना जो कचरा है, औद्योगिक जो कचरा है, वो भी नदी में सब गिरा रही हैं। तो उससे होता क्या है, नदी दिन ब दिन प्रदूषित होती चली जा रही है।
तो इस प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए, यानी सफाई करने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहली बार जो योजना चलाई थी उसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, यानी गंगा को साफ करने की योजना बनाई गई थी, क्योंकि गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है ना। तो उसको सबसे पहले जो है उसी के लिए योजना बनी थी, गंगा एक्शन प्लान। फिर बाद में जो है और भी नदियों को शामिल कर लिया गया। सन 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाई गई, यानी सभी नदियों को उसमें जोड़ दिया गया, यानी गंगा एक्शन प्लान का विस्तार कर दिया। तो इस तरह से सरकार जो है प्रयास कर रही है नदियों को बचाने के लिए, फिर भी अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।